थे ऐसे इतिहासकार इसका उपहास भी उड़ाते थे, कल्पना बताते थे। लेकिन इतिहास संकलन समिति ने प्रोफेसर बागड़कर जी के नेतृत्व में एक पूरा अभियान चलाया। न केवल ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन जब ग्रंथों के माध्यम से जानकारी हो गई तो उस नदी के रूट पर एक यात्रा भी हुई विद्वानों के द्वारा, जिसमें जियोलॉजी के विद्वान, इतिहास के विद्वान, पुरातत्वविद, शोधार्थी सभी लोग शामिल थे। और इस यात्रा को शुरू किया गया जहां से सरस्वती नदी का उद्गम बताया जाता है, वहां से लेकर और राजस्थान के पूरे मार्ग पर इसका भ्रमण हुआ। यात्रा कई महीनों तक चली और उस यात्रा के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उस सर्वे में ये सिद्ध हो गया कि इस नदी का मार्ग क्या था, ये नदी की धारा कहाँ है। जब राजस्थान में नदी पहुंची तो कैसे विलुप्त हुई, क्योंकि राजस्थान में जिस जगह पर इस नदी की धारा का उल्लेख आया उसमें राजस्थान में सूखा इलाका, रेतीला इलाका, जहाँ पानी सैकड़ों फीट नीचे जाने के बाद शोध का कार्य, अनुसंधान का कार्य इतिहास संकलन समिति के माध्यम से हुआ। वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए प्रोफेसर बागड़कर जी जिन्होंने इसका काम किया था और उनके साथ जो पूरी टीम थी, निश्चित रूप से बधाई की बात है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में सुधार और उसके बाद अब नई शिक्षा नीति में जो इतिहास लेखन हुआ है, वास्तव में इतिहास संकलन समिति का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, इस प्रकार की तमाम संगोष्ठियां देश भर में इतिहास संकलन समिति के विभिन्न इकाइयों द्वारा की जाती हैं। भारत माता की वंदे मातरम। आदरणीय मंच सामने विराजमान वरिष्ठ इतिहासकार हमारे छात्र, मैं भी पांचवें शहर से बाहर था, माउंट आबू में माउंट नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में था। और भाई साहब का फोन उठा कि आपको बोलना है, तो आज मैं उतरा, गाड़ी से घर गया, वहाँ तैयारी की और आप सामने आ गया हूँ। क्रांतिकारी चमोला, इसको चमोला कांड कहते हैं। मेरी दृष्टि में इसको चमोला क्रांति स्थल कहा जाना चाहिए। कांड का उल्लेख किया था हमने, वहाँ क्रांति की थी। आप सबने शहीद अशफाक उल्लाह खान का नाम सुना है क्या? सुना है? छात्र बताया, सुना है क्या? बहुत बढ़िया। उनकी पंक्तियां है, सीखा है नया हमने मिलने का यह तरीका, सीखा है नया हमने मिलने का यह तरीका, चलवाओ गन मशीनें हम सीना अड़ा देंगे, बुलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, दूसरे ही हम शहीदों की फौज बना देंगे। ऐसे अशफाकुल्लाह खान को 27 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी पंक्तियां आज भी हमें देश के लिए कुछ भी करने की प्रेरणा देती है। लेकिन यह कविता उनकी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी। हमारे पाठ्यक्रम हिस्सा क्या है? अंततः मुगल है, अंग्रेज जिन्होंने भारत को लूटा, वो हमारे देश का पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हम सब जानते हैं खासकर प्लेन में अंग्रेजों ने हमें अपना अधिकार कर लिया था। 1857 में पहली बात तो ही डॉक्टर रुचि जी ने जानकारी विस्तार से दी के बारे में। अगर बताना चाहता हूँ, अंग्रेज छिपे थे आगरा किले, जिसका नाम था बादलगढ़। अब पता सबको आगरा किले का मूल नाम बादलगढ़ है, जो हमारा बनाया हुआ है, अंग्रेजों ने कब्जा किया था। उससे पहले बोलते वहां पर उसी दौरान क्रांति के दौरान ही मोती कटरा में कुछ अंग्रेज मारे और संरचना मैंने उसका उल्लेख किया है। मेल जाति के लोगों ने अकबरी चर्च, हम पता अकबरी चर्च कहाँ पर है? सेंट पीटर्स स्कूल के अंदर जिसका उसको अकबर ने बनवाया था, बनवाया था, उस पर हमला किया। वहां पर सोने के छत वाले लूट लिए। फिर अंग्रेजों ने उन सामान को उनकी मंडी में छुपा दिया था, जहाँ पर अंग्रेजों ने हमला किया और मेल जाति के तमाम लोग मारे गए। उनकी लाश को भी वहां से अंग्रेज भले गए थे। फिर मुझे आगरा के क्रांति स्थल के बारे में बोलना है। अगस्त क्रांति की घटना का उल्लेख उस समय पूरे देश में, 1 अगस्त 1945 में 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 1
लेकिन आगरा में एक ऐसी घटना हुई, चमरौला क्रांति, चमरौला क्रांति जो कहते हैं, जिसको सुनकर आज हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। एतनापुर आगरा टूंडा के बीच में पड़ता है, वहीं पर चमरौला है, एतनापुर के पास में ही। आगरा से दिल्ली जाते हैं तो हमको टूंडा जाना पड़ता है, उसमें पहले तो हम बहुत आगरा से हैं, तो उसमें चमरौला रास्ते में आता था। तो क्रांतिकारी चाहते थे कि आगरा का दिल्ली से संपर्क खत्म हो जाए, तो उन्होंने चमरौला स्टेशन को उड़ाने की योजना बनाई। क्रांतिकारी ठाकुर उर्पा सिंह चौहान, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और तारीख थी 28 अगस्त 1942। याद करें आप, 28 अगस्त 1942 उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। भाइयों ने अपनी आंखों पर बहनों से राखी बंधवाई, बहनों ने तिलक किया, जिन्हें भाइयों ने विजय तिलक माना, और करीब 500 युवा क्रांतिकारी, उनके ऊपर 19 से 20 वर्ष के बीच में थे, अनपढ़ युवाएं थे, चमरौला स्टेशन की ओर बढ़ चले। लेकिन किसी व्यक्ति ने अंग्रेजों को इसकी सूचना ऐसा होने वाला है, डिवीजन बन गया हो। चमरौला पर अंग्रेजी पुलिस पहले से तैनात थी कि यहाँ पर लोग आने वाले हैं। हमारे युवा क्रांतिकारी हाथों में तिरंगा लेके भारत माता की जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सामने अंग्रेजी पुलिस खड़ी हुई थी, हाथों में उनके बंदूकें थी। आगे बढ़े तो अंग्रेजी पुलिस ने बिना कोई चेतावनी दिए फायरिंग शुरू कर दी। अफरा-तफरी मच गई, लेकिन वो क्रांतिकारी रुके नहीं, आगे बढ़ते गए, सीने पर गोलियां खाई। मैंने अस्तागफिरुल्लाह खान ने क्या कहा था, सीखा है हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ गन मशीनें, हम सीना हरा देंगे। तो हमारे युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी बंदूकों में अपना सीना हरा दिया, गोली चलाओ कोई नहीं। उस फायरिंग में 4 लोगों की मृत्यु हुई, शहीद 4 लोग शहीद हो गए। लेकिन पिछले दिनों संस्कार भारती ने वहाँ पर 1 दर्जन क्रांतिकारियों के वर्ग का सम्मान किया है। डॉक्टर लाल बहादुर यहाँ बैठे और सम्मान किया था। उनके नाम बताता हूँ मैं, साहब सिंह, किताब सिंह, डूगर सिंह, बाबूराम यादव, राम अहीर, राम अमीर, जुगल किशोर, किशन राम, सीताराम गर्ग, तुलाराम, गदाधर सिंह, किशोर सिंह और कोहली सिंह। भारत की भूमि की रक्षा करने पे जान गंवा दिए। 31 क्रांतिकारी नौजवान हो गए। इसके बाद भी आगे बढ़ते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सभी क्रांतिकारी जानकर किए गए। उन्हें गायत्री अखिल गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य का नाम भी उसमें आता है। पुलिस की फायरिंग में क्रांतिकारी सीताराम गर्ग, किशनलाल, सोहरलाल, गुप्ता, कारेलाल, डूगर सिंह और बाबूराम घायल हो गए। आप देखिए उतनी बड़ी घटना हुई, इन घायलों को अन्य उनके साथियों ने बड़ी होशियारी से पास के गांव रुद्रम ले गए, जो थाना बरहन के अंतर्गत आता है। वहां पर एक काम होते राष्ट्र। इधर चमरौला क्रांति के नायक ठाकुर उर्पा सिंह चौहान पूरी तरह घायल थे, गोली लगी हुई थी उनको उनके साथ सभी घायलों को ट्रेन से कूलर को ले जाया गया, कूलर की ओर इलाज के लिए अंग्रेज उनको ले जा रहे थे। रास्ते में चौहान को प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा, गार्ड जो है ट्रेन का उनको पानी लेकर आया। चौहान साहब ने उससे पानी पीने से कहा कि तुम अंग्रेज सरकार की पिट्टी हो, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। गोली से घायल थे, प्यास लगी। वो घटना खुद कहते हैं कि 3-4 बार हुई। उन्होंने पानी नहीं था तथा उनके प्राण ट्रेन में ही निकल गए। ऐसे उर्पा सिंह चौहान भारत माता की जय करते हुए शहीद हो गए। उधर रूपधनु में यहाँ पर 4 क्रांतिकारी घायल थे, पता चलता था फरीदाबाद से, जिनमें सोना कुत्ता की हालत काफी खराब थी। उन्हें लगा था कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए, मुझे मृत्यु हो जाए, तो मेरे शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देना, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में मेरा शरीर पड़ने मत देना। फरीदाबाद से डॉक्टर साहब आते थे, वेश बदल कर कोई इलाज करते थे। रूपधनु के सभी घायलों को सुरक्षित बचा लिया गया।
अभी इस घटना के बारे में बहुत सारे शोध की भी आवश्यकता है, पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब इस घटना में जो शहीद हुए उनकी पहचान के लिए जानवरों को बुलाया गया। जो शहीद हुए उनकी विधवाओं को पता था कि हमारा पति शहीद हुआ है, लेकिन वे श्रृंगार करके आए पूरा, ताकि पुलिस को यह भूल लगे कि इनके घर वाला कोई शहीद हो गया है। अब चमरौला क्रांति के बाद उन्हें बहुत पागल हो गए। उन्होंने 250 लोग गिरफ्तार किए, पूरे गांव पर सामूहिक जुर्माना 25,000 का जुर्माना लगाया गया। उसमें 25,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। चंद्रला पर पुलिस की गोली के निशान, टिकट घर की लोहे की गुट चक्रा दिखाई देते हमको। 1970 में सरकार ने वहां पर एक क्रांति स्तंभ बनाया, इसका शहीदों के नाम उन्होंने लिखे थे। इससे पहले 14 अगस्त 1942 को बरहान रेलवे स्टेशन पे उड़ा दिया था हमारे क्रांतिकारियों ने। सरकारी गोदाम को लूट लिया था, उस गोदाम से अन्न को उन्होंने बांट दिया था। उसमें गोलीबारी की बरहान शहर में, बरहान कस्बे में, वहाँ पर दैनिक के केवल सिंह जाटव शहीद हुए थे। ये घटना का विस्तार कुछ महीने ने बताया है। अब अच्छी बात है कि 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव में हमारी सरकार ने इन क्रांति स्थलों, तीर्थ स्थलों के बारे में लोगों को बताना शुरू किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट चेंज और संस्कार भारती के सहयोग से इन क्रांति स्थलों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। शहीदों के परिजनों का सम्मान लगातार किया जा रहा है। चमरौला क्रांति स्थल के शहीदों का सम्मान हो गया है, बरहान क्रांति स्थल के शहीदों का सम्मान होना बाकी है। तो डॉक्टर साहब सम्मान आप करके करें। और देखिए, मुझे अंत में वैनपुर शरीयत के काकोरी कांड जैसे घटनाओं में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, उनको 30 वर्ष की आयु में उन्होंने फांसी में लटका दिया था। उनकी एक कविता याद आती है, मैं बात मोहब्बत कर रहा हूँ, कविता सुनने लायक है। वो कहते हैं कि मैं चाहूँ माँ दुनिया में, मैं चाहूँ सबको जाना, मुझे करते यही माता रहूँ भारत के दीवाना। करूँ मैं काम, करूँ मैं कौन की सेवा, करे चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूँ आता तो भारत में ही आना। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, तरम हिंदी चलूं, हिंदी पहनना ओढ़ना खाना। भवन में रोशनी रहे मेरे हिंदी चरागों की, भवन में रोशनी रहे मेरे हिंदी चरागों की। स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना रात का गाना, लगे इस देश के ही अर्थ मेरे धर्म विद्या धन। करूं मैं प्राण तक अर्पण, यही कर सकते हैं खाना। अंत में कहते हो नहीं कुछ गैर मुमकिन है, नहीं कुछ गैर मुमकिन है, तो चाहो दिल तक बिस्मिल तुम उठा लो देश हाथों पर, न समझो अपना बेगाना। भारत माता की सीने पर गोलियां न उनकी अर्थी सजी, न जनाजे उठे, न उनकी अर्थी सजी, न जनाजे उठे। गंगा यमुना में उनको बहाते रहे। देश की लाज को तुम बचाते। जय जय। महत्वपूर्ण स्वाधीनता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानते भी नहीं, उन स्थानों को जानते भी नहीं। दायित्व इतिहास संकलन समिति ने बहुत पहले ही उठा लिया था। इतिहास लेखन में जो विकृतियां आ गई हैं उनको सुधारा जाए। जो लोग भी सरकारों में रहे होंगे, जिन लोगों ने भी इतिहास का लेखन कराया होगा, उनकी दृष्टि शायद कुछ और, उनके लिए दिल्ली महत्वपूर्ण था, केंद्र महत्वपूर्ण था, और बहुत सारा इतिहास जो भारत के चारों ओर बिखरा पड़ा है उस पर ध्यान नहीं दिया। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने प्रतिपादित किया, मैक्स मुलर ने, और उसके बाद जो यूरोपीय इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, आर्य बाहर से भारत में आए। ये इतिहास संकलन समिति ने सिद्ध किया कि जिस सिंधु सभ्यता को हम जानते हैं वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की निरंतरता भारत में बनी रही, और आर्य संस्कृति यहाँ विकसित हुई। कहीं वेदों में बाहर का जिक्र नहीं मिलता, नहीं तो मिलता, अपने मूल स्थान का जिक्र कहीं ना कहीं करते।
एक और महत्वपूर्ण बात जो किया, बेटियां बहुत हैं। वेदों में जो प्रार्थनाएं हैं उसमें से बहुत सारी प्रार्थनाएं ऋषिकाओं की रची हुई। आपने कुछ नाम सुने होंगे, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा। तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं महिलाओं को बड़ा दवा कुशला रखा गया। ये भी नहीं, एक लंबी परंपरा आपको शासन करने वाली महिलाओं की मिल जाएगी। एक घटना आपको बताता हूं, आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी ना पढ़ी होगी। आप सब महमूद गजनी के भारत आक्रमण के विषय में जानते होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत इतिहास बताया। वो पंजाब के रास्ते भारत में आया। आप जानते हैं पहला आक्रमण महमूद गजनी ने किस रास्ते किया था? गजनी से गुजरात के थ्रू किया। और गुजरात में उस समय वीर द्वितीय एक छोटा शासक था, चालुक्य शासक। उसकी मां थी नायकी देवी, महिला। और उन चालुक्यों की सेना ने महमूद गजनी को मार भगाया था। तो नायकी देवी वो लौह पुरुष रानी थी, जो लौह पुरुष के समान थी, जिसने महमूद गजनी को भारत से भगा दिया। और वो फिर कभी गुजरात के रास्ते नहीं आया, वो पंजाब के रास्ते आया। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, गढ़वाल में एक रानी हुआ करती थी, कर्णवती। शाहजहां ने अपनी सेना भेजी गढ़वाल पर आक्रमण के लिए। रानी कर्णवती के नेतृत्व में गढ़वाली सेनाओं ने मुगल सेनाओं को हराया और रानी ने सबके नाक कान काट के वापस भेज दिया। तो वो नाक कान काटी रानी के नाम से मशहूर। तो ये कथाएं, ये वीरांगनाओं की कथाएं स्वतंत्रता संग्राम में या उससे पहले जब औपनिवेशिक शासक भारत पर आक्रमण का प्रयास कर रहे थे, विजय का प्रयास कर रहे थे, रानी अबक्का, रानी चेन्नम्मा, इस प्रकार की बहुत सारी, लक्ष्मीबाई को तो आप सब जानते हैं, इतने लोग महिलाएं हुई हैं जिन्होंने इन अत्याचारियों से लोहा लिया। और वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम में आपके आगरा शहर की भी तमाम महिलाओं ने कुछ का जिक्र यहाँ हुआ, बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो जो यहाँ बेटियां हैं वो जाने कि आपकी एक सशक्त परंपरा भारत में रही है, और उस परंपरा के लिए जिम्मेदार क्या था? उनका आत्मज्ञान। बहुत ज्यादा प्रहार अगर किसी संस्कृति को दबाना हो, किसी पर शासन करना हो, तो उसके इतिहास और विरासत को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने यही किया। उन्होंने भारतीयों में हीन भावना भर दी। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा इतिहास गलत। रामायण, महाभारत, कथा, इतिहास पुराण कुछ नहीं, और जो कुछ है हम हैं, हमने आपको बर्बर से सब बनाया। ये कहने वाला तो नहीं था कि जब आप बर्बर असभ्य थे तब भारत में देव संस्कृति का विकास हो चुका था। हमारी संस्कृति का स्वर्णकाल हो चुका है। ज्ञान विज्ञान में आज बहुत सारे जो आप देखते हैं ना, ग्रेविटी और एटॉम पार्टिकल्स और सब प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उन्होंने यहाँ से लिया, अपने यहाँ कर दिया। वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध है। रात गुरु हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी। ये माता है हमारी, ये पिता है हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है। झेलम तू ही बता दे और उसकी वीरता को। यूनान का सिकंदर काजिस के तट पर हारा, इतिहास गा रहा है दिन रात। अभी आदरणीय सुगमानंद जी ने कहा है कि हमारे भारतीय इतिहास का विकृतीकरण कर दिया गया। क्योंकि हमारा इतिहास वो पराजय का इतिहास नहीं था, हमारा इतिहास संघर्षों का इतिहास था। और इस संघर्षों के इतिहास के बाद जो आज उनको स्वराज्य प्राप्त हुआ है,
उस राज्य की प्राप्ति के लिए ऐसे अनगिनत, असंख्य और अनामित ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, तब हम यहाँ बैठ करके आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी बताया था एक्स के बारे में बताया जाता है, अभी गदर के बारे में बताया जाता है कि 1857 का जो स्वातंत्र संग्राम था वो गदर था। 1857 का जो स्वातंत्र संग्राम था वो पूरे भारत को एकात्म रूप से जोड़ने का सबसे प्रमुख अभियान था, क्योंकि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था और केवल रोटी और कमल के नाम पर पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक जो बृहद आंदोलन किया गया वह 1857 का स्वातंत्र संग्राम। 1857 के स्वातंत्र समर से आगरा की बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख हुआ है। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का बिगुल बजा था, लेकिन 10 मई से पहले 1 मई को एटमादपुर के पास चावली में लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में और वह गांव में जाकर के एक क्रांति की ज्वाला, एक क्रांति की लौ वहां से जगने लगी। उस समय अगर देखेंगे तो एटमादपुर तहसील में एक बरहन क्षेत्र है, दूसरा जो 22 का क्षेत्र है इसमें चावली है, इधर आपका कैसे जो इधर आप देखेंगे किरावली की तरफ का क्षेत्र है। 4 बड़े केंद्र थे कि जहां से 1857 की क्रांति धीरे धीरे नीचे तक विस्तार कर रही थी। और उस समय क्योंकि मेरठ से भी हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिक वहां से चल दिए थे, आगरा की प्रस्थान कर रहे थे। इधर 72वीं बटालियन नीमच से यहाँ आ रही थी। योजना थी कि मेरठ जैसा एक बड़ा आंदोलन आगरा में भी हो, लेकिन उससे पहले 1 मई से लेकर के लगातार युद्ध चलता रहा। पहला जो युद्ध हुआ चावली से प्रारंभ हुआ, गुरुसवाटी में वो युद्ध समाप्त हुआ। बहुत सारे हमारे वीर योद्धाओं को वहां अपने प्राणों को वहां तिलांजलि देनी पड़ी। उसके बाद दूसरा युद्ध किरावली के पास हुआ और देखते देखते जुलाई का जो अभी घटना का भी इसमें बताया गया था पीपीटी के माध्यम से, 5 जुलाई की घटना। उस समय जो हीरा सिंह के नेतृत्व की सेना थी वो जब पत्थर की सराय सिकंदरा तक आ गई थी, लाल किले पर धावा बोलने की दर से पथौली तक, नीमच से फतेहपुर सीकरी तक वो उधर की सेना आ गई थी। इधर बड़ा संघर्ष हुआ, कहतौरा गांव में संघर्ष हुआ, मगडी में संघर्ष हुआ, युद्ध लड़ते लड़ते पथौली में बड़ा संघर्ष हुआ। बाद में आकर के वो सेना ने आकर के लाल किले पर संघर्ष किया। और आश्चर्य की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में संघर्ष हुआ, मैंने जिसकी घटना का उल्लेख किया था चावली की घटना का, वहां तो अंग्रेजों की तोपों को छीन करके कुएं में फेंक दिया गया। ऐसा एक देखा जाए तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। अभी आगरा कॉलेज की घटना बताएगी कि वहां पे जो गोकुलपुरा में प्रोफेसर कल्याण सिंह थे, वो आगरा कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहां के तीसरे प्रिंसिपल वहां जान बचा करके आगरा के लाल किले में गए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1857 की क्रांति में आगरा का विशेष स्थान है। और 1857 की क्रांति नहीं, जिसको हमने हार्डिंग कांड की चर्चा होती है, या फिर भगत सिंह ने बम बनाने का जो प्रशिक्षण लिया वो भी आगरा से ही लिया। अभी तात्या टोपे के बारे में बताया गया, वो भी सोमेश्वर मंदिर में रहे। ऐसे आगरा का जो कड़ है, आगरा की भूमि का एक चप्पा चप्पा यहाँ तो क्रांतिकारियों के लहू से रक्त रंजित है। और इसलिए ये जो इतिहास संकलन समिति के द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है क्रांति तीर्थों के बारे में, ये वास्तव में सामाजिक चेतना का कार्यक्रम है। अभी हमें आजादी के नाम पर में पढ़ाई के जाता था, जैसे हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, क्या इस देश को बिना खड़क बिना ढाल की आजादी मिली? क्या इस देश को बिना खड़क बिना ढाल की आजादी मिलती तो 22 वर्ष का नौजवान भगत सिंह की फांसी के फंदे पर चुका। छोटे छोटे नौजवान
छोटी आयु के बालक अपने जीवन के सुख सपने को, देवों के सपनों को छोड़ करके इस मातृ के चरणों में क्यों निछावर होते? इस देश में नैरेटिव चला गया कि देश तो हमेशा गुलाम रहा है। अभी चर्चा हो रही थी, हम सबको मालूम होना चाहिए भारत पर जो अभी जितने भी आक्रमण हुआ, अभी बताया गया था सोमनाथ पर जो आक्रमण हुआ, भीम सोलंकी राजा थे, वो आक्रमण हमने कोई हरा नहीं पाया था हमको। और उसके बाद जितने भी आक्रमण हुए तो कभी हमने पंचनद से आगे लोगों को आने नहीं दिया। सबको मालूम है कि यूनान यहाँ से, सिकंदर यहाँ से भाग करके, पीठ दिखा करके भाग करके घायल होकर के गया, बेबीलोन तक जाते जाते रास्ते में तड़प करके मर गया। सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चला गया। सिंधु के राजा दहाई का पराक्रम, उनकी बेटी सूर्यपर्णा का पराक्रम, ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों में आज भी सुन, अतीत के जो पन्नों में हमारे घटनाओं को आज की नौजवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को पढ़ना पड़ेगा। हमें पढ़ाया गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने। आश्चर्य की बात है, क्या कोई आकर के गुजरात के व्यापारियों के साथ कोई रास्ता भटक कर गया आ गया हो कालीकट के तट पर, खुद रास्ता से भटका हुआ आदमी वो भारत की खोज कर सकता है क्या? हमें पढ़ाया गया कि सिकंदर महान था। अगर सिकंदर महान था तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? हमें पढ़ाया गया अकबर महान था, जजिया कर लगाने वाला, हिंदू बहन बेटियों के साथ अनेक प्रकार की विभत्स घटनाएं करने वाला इस देश में महान कैसे हो सकता है? अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे जिन्होंने घास की रोटियां खाई? यह भारत जिस देश के विभाजन के बाद देश को स्वतंत्रता मिली, तो देश की स्वतंत्रता के बाद भी इतिहासकार कौन थे? रोमिला थापर, विपिन चंद्र, इरफान हबीब। हमारे ठीक से हमारे इतिहास को नहीं बताएगा। हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास है। हमारा इतिहास था अटक से कटक तक हमारा विस्तार था। इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा, इन देशों तक हमारा विस्तार था। हमें नहीं पढ़ाया गया। और इसलिए आज का जो युग है, एक युग परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन केवल इतिहास की दृष्टि से नहीं हो रहा है, इतिहास संकलन का प्रयास है। एक पूरा देखें कि भारत का एक युग परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या पहले लोग यहाँ की घटनाओं के बारे में कहीं चर्चा होती थी क्या? क्या केरल की उन बेटी जो IAS में शामिल होने के बारे में कभी चर्चा होती थी क्या? चर्चा करने पर सांप्रदायिकवादी घोषित कर दिया जाता था। आज देश के अंदर एक प्रकार का जो वैचारिक युद्ध है, वो वैचारिक युद्ध एक गति से बढ़ रहा है। इस वैचारिक युद्ध में हमारे युवाओं की, हमारे छात्र छात्राओं की भूमिका क्या हो, हमें ठीक प्रकार से इतिहास का अवलोकन करना पड़ेगा। तो इस इतिहास का अवलोकन करने के बाद जितनी बातों को हमारे दिमाग में बैठा दिया गया, उनको छोड़ करके एक गौरवमयी और पराक्रमपूर्ण इतिहास का बोध करके हम एक उज्जवल भारत का, वैभवशाली भारत का एक स्वप्न लेकर के उस भारत माता को विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ कराने के एक संकल्प लेकर के काम करेंगे। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी पूरा होगा। भारत माता की जय। उसके पहले इरफान हबीब जी की महबूब गजनवी नामक पुस्तक मैंने पढ़ी। उसमें राजा विद्याधर जो चंदेल राजा थे, उनके आक्रमण के बारे में चर्चा करी। जब वहां पर आक्रमण हुआ तो उसमें इरफान हबीब जैसे, जिनको देश का सर्वाधिक बड़ा इतिहासकार माना जाता रहा बहुत समय तक, उन्होंने लिखा इस युद्ध के बाद सुल्तान विजयी होकर लौट गया। क्योंकि मैं उस समय कई सारी पुस्तकें पढ़ रहा था, तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। मैंने प्रोफेसर सुलेमान की दिशा निर्देशन लिया, कुछ और मूल पुस्तकों को पढ़ने की ओर बढ़ा। उसमें पूरा युद्ध ऐसा निकला कि 1 महीने तक सुल्तान ने विद्याधर के किले का घेरा बनाए रखा, जीत नहीं सका। बाद में सुल्तान ने अपने कुछ कवियों के माध्यम से राजा विद्याधर की प्रशंसा में कविताएं लिखकर अंदर भेजी और कुछ उपहार भेजे, संधि करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वो थक गया था। बदले में राजा विद्याधर ने भी उपहार भेजे, तो उसको लगा कि ऐसे मान किया ये तो, और उसने अपने जो पत्र भेजा था सुल्तान ने, उसमें लिखा था कि मुझे हाथी भी दीजिए, क्योंकि उनको हाथी वहां नहीं मिलते थे। तो देखा कि कुछ 5-7 हाथी चले आ रहे हैं किले से बाहर, तो सोचा कि अब इसने मेरी बात मान ली, शायद मैं
मुंह दिखाने लायक हो गया कि मैं हाथी लेकर आया हूं वहां से। जब वो हाथी लेकर आए तो वो देखकर दंग रह गया कि हाथियों पर महावश नहीं थे, थोड़े बहुत उपहार लगे थे और सब हाथी नशे में मस्त करा के भेजे गए थे। उन हाथियों ने उत्पात मचाकर उसकी सेना को तितर-बितर कर दिया और वह वहां से भाग गया। और उसका इतिहासकार लिखता है और उसको कोट करके इरफान हबीब लिखते हैं और सुल्तान विजयी होकर लौट गया। इस बात को विभिन्न तथ्यों के हिसाब से प्रोफेसर आनंद के निर्देशन में मैंने अपने शोध में सिद्ध किया कि वहां सुल्तान विजयी होकर नहीं लौटा, वहां हार कर भागा। तो ये सिद्ध हो चुका है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं ट्रिपल कार्यक्रम के अंतिम सोपान में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे मध्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित कालीचंद तिवारी जी के परिजन संदीप तिवारी जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मंच पर आए और हमारे बीच संस्कार भारती के वरिष्ठ अधिकारी श्री आलोक आर्य जी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आकर संदीप जी को माल्यार्पण करें। आलोक जी। राधा मोहन गोकुल जी जिनके बारे में काफी कुछ यहाँ बताया गया, उनके पौत्र श्री प्रकाश चंद्र जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आए। हमारे मध्य सरस्वती विद्या मंदिर अमनानगर के प्रधानाचार्य आदरणीय कृष्णकांत जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आकर माल्यार्पण सबकी ओर से आदरणीय प्रकाश जी को माल्यार्पण करेंगे। हमारे मध्य हार्डी बम कांड के नायक वासुदेव गुप्त जी के सुपुत्र श्री अशोक जी और उनकी पुत्र वधू आदरणीय माधुरी जी हैं। मैं दोनों से आग्रह करूंगा कृपया मंच तक आए। रविकांत चावला जी से अनुरोध किया है आदरणीय अशोक जी का माल्यार्पण और माधुरी जी से आग्रह है प्रधानाचार्य जी से कि मैं मोहिनी मैडम से माधुरी जी का माल्यार्पण करें। मुझे लगता है कि कर्तव्य नहीं लगाता जो कार्य है आदमी के हाथों में संबंध भी होता है तब उन सहयोग के लिए हमारे हाथ बार बार कोई भी रहे। इसी हार्डी बम कांड के नायक के रूप में जिन्हें जाना जाता है ऐसे आदरणीय रोशन लाल गुप्त करुणेश जी, उनके परिजन उनके पुत्र यहाँ पर मौजूद हैं श्री संजय गुप्त जी, श्री आदर्श नंदन गुप्त जी और श्री शरद गुप्त जी। तीनों से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। मेरा अनुरोध आदरणीय राज बहादुर जी से कृपया माल्यार्पण के लिए सहयोग प्रदान करें। बहुत बढ़िया, आपकी डिमांड बहुत है भाई साहब इस उम्र में भी। एक माला नाला उनको बनाओ और भाई साहब को माला ही बनाओ। हाँ सर भाई रह गए। हाँ ठीक है, मजा आ गया। हाँ ठीक है। हमारे मध्य पंडित श्री राम शर्मा और कुमारी कमला शर्मा जी के परिजन आदरणीय सुनील शर्मा जी जो इस समय ताज प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आए और इसके उचित सम्मान को स्वीकार करने का कोशिश करें। मेरा आग्रह सुनील जी से और शिवकांत जी से कृपया आए और माल्यार्पण करके इनका मिलना।
हमारे मध्य श्रीमान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रोशन लाल सुंदर जी की सुपुत्री आदरणीय राजेश कुमारी जी और उनके पति महोदय दोनों से आग्रह है कि कृपया मंच पर आए। मेरा आग्रह डॉक्टर भानु प्रताप जी और भूपेन्द्र जी से कृपया आए इस माध्यम से। हमारे सभी महानुभावों को हमने सम्मानित करने का प्रयास किया है, उन सबसे आग्रह की मंच पर एक बार आगे बढ़ा। थैंक यू मैम। मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा माननीय हमारे आदरणीय आनंद जी भाई साहब का मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, इसके अलावा प्रोफेसर सुधामानंद जी, अपने श्री आदर्श रंजन गुप्ता जी, मेरे पिताजी श्री मनमोहन चावला जी, डॉक्टर मोहिनी तिवारी जी और मंच का कुशल संचालन कर रहे डॉक्टर करण भैया जी। इसके अलावा हमारे सम्माननीय राजबहादुर राजी भाई साहब, श्री भानु जी, डॉक्टर रुचि मैम और जितने भी हमारे क्रांतिवीर परिवार से आए हुए अधिकारीजन हैं और उनका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन कि हमें एक इतिहास जानने का मौका मिला। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जो बच्चे बैठे हैं 100% नहीं जानते। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों को इतिहास आगरा का जानने का मौका मिला और हम आगे भी इसको धरोहर के रूप में रखेंगे, ऐसे हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यहाँ के सारे स्टाफ को और बच्चों का और मीडिया बंधु जो आए उनका